हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने इस चैप्टर की कोई भी वीडियो मिस कर दी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके हर एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। A geyser heats water flowing at the rate of 3 liter per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of fuel if its heat of combustion is this? तो हमारे पास एक हीटर है, ठीक है, गीज़र है। वो जो गीज़र है वो वाटर को हीट करता है और जो वाटर है वो कितने रेट पे चल रहा है, वो चल रहा है 3 लीटर पर मिनट, ठीक है। और उसको हॉट कितना कर देता है वो 27 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है, उसको 77 तक उसको हॉट कर देता है। तो जो गीज़र है वो गैस बर्नर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। हमें बतानी है कि उसकी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल कितना, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर आपको रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि वो कितना यूज़ हो रहा है, फ्यूल कितना यूज़ हो रहा है ना। तो यूज़ होने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर कितनी हीट ले रहा है, ठीक है। और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हीट ऑफ कंबशन कितनी है। हीट ऑफ कंबशन का मतलब समझ रहे हैं कि पर ग्राम में कितनी वो बर्न होना शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल कि कोई चीज कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो यही होगा आपके पास कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर कि वाटर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एक तो वो चीज़, डिवाइड में उसका कितना हीट ऑफ कंबशन है, ठीक है, कि पर ग्राम में कितनी उसको हीट चाहिए उसको जलने के लिए, उसको गर्म होने के लिए। यही बात आएगी तभी उसका रेट हम निकाल पाएंगे कि कितनी हाउ फास्ट कंज्यूम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन। दिस इज वेरी सिंपल। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको याद करना है, बट ये एक कॉमन सेंस की बात है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल यानी कि फ्यूल कितने फास्ट या कितना स्लो कंज्यूम हो रहा है। कितना फास्ट कितना स्लो का मतलब क्या है कि एक तो टोटल हीट कितनी वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, डिवाइड में 1 ग्राम कितनी जल्दी फास्ट वो हीट लेता है ना, कितनी फास्ट वो हीट लेता है। वही बात होती है कि अगर यहाँ पे इसको हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने कुछ बुक्स खरीदी हैं तो आपने उसके कितने पैसे दिए हैं टोटल, ठीक है, टोटल कितने आपने उसको पैसे दिए हैं। या फिर आप कह सकते हो आपने टोटल कितनी बुक्स खरीदी हैं, ठीक है। मान लो अगर आपसे मैं पूछ रही हूँ टोटल आपने कितनी बुक्स खरीदी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास टोटल अमाउंट जितना आपने पे किया है बुक्स का। मान लो 1000 रुपये आपने पे कर दिए हैं बुक्स के, डिवाइड में एक बुक का कितने पैसे थे, 100 रुपीज थे, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाय 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10, यानी कि 10 बुक्स आपने खरीदी हैं। तो यहाँ पर भी रेट ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि टोटल हीट जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है डिवाइड में हीट ऑफ कंबशन, इनकी कितना हीट जो है वो क्या होती है, 1 ग्राम में कितना हीट हम उसको देते हैं। तो दिस इज हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। अब हीट ऑफ कंबशन तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है, हमें क्या बताना है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर हम कहाँ से निकाल सकते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का फॉर्मूला हमें पता है, किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक हीट हमें निकालनी होती है। तो क्या होता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला? S इज इक्वल टू Q अपॉन में M डेल्टा T, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर हीट सप्लाइड। तो ये हो जाता है आपके पास MS डेल्टा T, वेयर M इज द मास, S इज द स्पेसिफिक हीट एंड दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सबसे पहले मास नहीं दिया हमें, क्या दे रखा है, हमें वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ पे पहले हमें पता है वॉल्यूम दे रखा है 3 लीटर पर मिनट, ठीक है। अब वॉल्यूम का मास से क्या कनेक्शन है, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, अगर मैं उसको लेकर चलूँ ग्राम्स में लेकर चलती हूँ तो कितनी होती है डेंसिटी
ऑफ वाटर कितनी होती है? दिस इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लीटर्स है तो हम लीटर्स ले लेते हैं, नो इश्यूज, राइट। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मास, और यहाँ वॉल्यूम है 3 लीटर पर मिनट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हो जाएगा 3 ग्राम्स पर मिनट। ये मास आ गया आपके पास, ठीक है, ये मास निकल आया आपके पास, राइट। नाउ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ऑलरेडी वी नो दैट 4.2 जूल पर ग्राम होती है, एंड चेंज इन टेम्परेचर हमें ऑलरेडी दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है, तो 77 चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपके पास? T2 माइनस T1, तो 77 माइनस 27 ये हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस। सब आ गया, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज द मास, यानी कि 3 ग्राम्स पर मिनट, ठीक है, इनटू 1 मिनट 3 ग्राम्स। हाँ, वन मोर थिंग, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है वो लीटर्स में दे रखा है, ठीक है, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर्स में, तो यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम पर मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम पर मिनट, और स्पेसिफिक हीट हमें पता है 4.2 होती है, एंड चेंज इन टेम्परेचर हमने अभी भी निकाला, दैट इज 50, ठीक है, पॉइंट हटा दिया, 10 लगा दिया, 10 से 10 खत्म हो गया, तो स्पेसिफिक हीट जो आपके पास आ गई है वो आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 63 इंटू, और यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे, 10⁴ आ जाएगा, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे जूल पर मिनट, क्योंकि हमने टाइम नहीं चेंज करा, ये आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेट, तो ये हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, दिस इज 63 इंटू 10⁴, और हीट ऑफ कंबशन क्या है आपके पास, जो ऑलरेडी आपको दे रखी है, दैट इज 4 इंटू 10⁴, ये कैंसिल, 63/4 आ जाएगा आपके पास, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, एंड 75 ग्राम पर मिनट, तो ये आएगी हीट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 मिनट में 15.75 ग्राम फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड 2 into 10⁻² kg of nitrogen to raise the temperature by 45 degree at constant pressure। मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है एंड गैस कांस्टेंट भी आपको दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है कि कितनी हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इतनी केजी ऑफ नाइट्रोजन का टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो हीट सप्लाइड या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड वो हमारा किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड होती है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या फॉर्मूला था उसका, हीट सप्लाइड या हीट एब्जॉर्ब डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें निकालनी है हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, ये हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। नाउ इसके लिए आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है, दैट इज 45 डिग्री आपके पास है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सीपी की, ठीक है, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो वो क्या होती है, अगर मैं इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। सीपी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास थोड़ी केमिस्ट्री की नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि N2 है, ठीक है। तो इसकी जो होती है, इसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं, स्पेशल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है, राइट। तो वो सब फॉर्मूला लगा के जब हम निकालते हैं तो उसके लिए आपके पास आती है 4N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। 4N2 मॉलिक्यूल आती है 7/2 इंटू R, ठीक है, 7/2 इंटू R ये निकल के आता है। तो दिस इज 7/2 इंटू R इज 8.3, ठीक है। इसे नॉर्मली आप ऐसे ही लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, तो 7 3 ज़ा
डिवाइड में 20, ठीक है, और क्या हो जाएगा, मोलर है तो ये हो जाएगा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये भी निकाल ली हमने। नाउ द नंबर ऑफ आपको निकालने हैं मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने छोटे होते से पढ़ रखा है, दैट इज गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये हमने छोटे होते से पढ़ रखा है, फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। गिवन मास ऑफ गैस कितना है आपको, 2 × 10⁻⁻2 kg, ठीक है, केजीज में है, लेकिन हम गिवन मास जो लेते हैं वो हमेशा ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे, ये तो हो गया केजी, और ग्राम्स के लिए लगा देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन आपको दे रखा है, दैट इज 28, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 14, ऊपर ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास कितना 10, डिवाइड में आ गया 14, ठीक है। और हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, तो हो जाएगा 5/7, ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और ये अब सब वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। सो दिस इज Q इक्वल्स टू Cp इज 581 अपॉन में 20 इंटू 5/7 इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज 45, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4। इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट Q इक्वल्स टू 933.75 और इसके लिए क्या लग जाएगा, जूल। तो ये आ जाएगी आपके पास हीट सप्लाइड। इतनी हीट सप्लाई करेंगे तो जाके इतने kg ऑफ नाइट्रोजन इतना टेम्परेचर रेज करेगी, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। सो क्वेश्चन 3rd क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई नंबर 1 2 बॉडीज एट डिफरेंट temperature T1 and T2 if brought in thermal contact do not necessarily settle down to the mean temperature T1 plus T2/2। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखो, मान लो ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, जो है मान लो 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, यहाँ पे एक और कोई बॉडी है, ठीक है, वो मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे है। जब हम इसको एक साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो इस पूरे का टेम्परेचर जो हो जाना चाहिए वो एक सेटल हो जाना चाहिए इनकी एवरेज पे। एवरेज निकाल लो, इनका कितना आ जाएगा 120/2 यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका टोटल 60 डिग्री हो जाना चाहिए। अगर ये 80 है या फिर 40 है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता, कई बार क्यों नहीं होता, तो इसका आंसर आपको इसी फिगर में आपको दिखाई दे देगा। आप देख सकते होगे कि इसकी डायमेंशन बड़ी है ना, ये छोटा है, राइट। तो डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कौन सा मटेरियल है। सेम मटेरियल भी नहीं हो सकता क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ये कोई और मेटल का हो सकता है, ये कोई और मेटल का हो सकता है, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, उनकी खुद की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशंस हो सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो जरूरी नहीं है ऑल द टाइम कि टेम्परेचर उनकी मीन पे ही हो, ठीक है। एग्जैक्ट मीन पे कब हो सकता है, अगर हमने दोनों ने सेम मटेरियल लिया हो, ठीक है, सेम मटेरियल हो, सेम डायमेंशंस हो, ठीक है, सेम मटेरियल सेम डायमेंशंस हो, तब हम कहेंगे कि अगर आपने अगर मान लो ये एक आयरन बार है, ये कोई एक और आयरन बार है, इसका टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो एवरेज जब हम इसको थर्मल कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे, सेम मटेरियल सेम डायमेंशन सेम एवरीथिंग, तो हम कह सकते हैं तो 90/2 दैट इज दोनों का मीन आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस पे वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे कि 2 बॉडीज मे हैव डिफरेंट मासेस, उनके मास डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल हो सकता है, दैट मीन्स उनके पास डिफरेंट थर्मल कैपेसिटीज हो सकती हैं, ठीक है। कोई एक ऐसा केस है जिसमें 2 बॉडीज का सेम थर्मल कैपेसिटी है तो वो सेटल हो सकती हैं उनके मीन टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द कूलेंट इन अ केमिकल और अ न्यूक्लियर प्लांट दैट इज द लिक्विड यूज्ड टू प्रिवेंट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम गेटिंग टू हॉट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। तो ये चीज मैं इस चैप्टर में बहुत बार बोलती आ रही हूँ कि वाटर को हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी, न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए भी हम वाटर को एज अ कूलेंट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। अब स्पेसिफिक हीट ज़्यादा से क्या मतलब है, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा से मतलब ये है कि उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, उसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा,
ठीक है। तो कोई चीज को ठंडा होने में भी टाइम लग रहा है और गर्म होने में भी टाइम लग रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर क्या ले सकता है, हीट ले सकता है। तो ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा, ज्यादा देते रहो हीट, वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, वो लेट गर्म होगा। उसका क्या मतलब, वो हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब वो लेट गर्म होगा, इसलिए हम उसको क्या यूज कर रहे हैं, एज अ कूलेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पूरे को हम लिखेंगे कैसे, सबसे साथ में लिखते हैं, इसको कैसे बताऊंगी मैं आपको, देखो। तो हम लिखेंगे पर्पस ऑफ कूलेंट इज टू एब्सॉर्ब मैक्सिमम हीट विद लीस्ट राइज इन टेम्परेचर, यानी कि कूलेंट का पर्पस यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करे और उसका खुद का टेम्परेचर ज्यादा गर्म ना हो जाए, है ना, तभी उसको हम एज अ कूलेंट बोल रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर किसी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T। अब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, कोई भी मान लो मास है, कोई भी मान लो हीट है, तो इस सब में अगर मुझे डेल्टा T जो है उसकी वैल्यू कम होगी, तभी तो जो S है उसकी वैल्यू क्या होगी, लार्ज। अगर S की वैल्यू लार्ज है तभी इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर है तो S इज इक्वल टू Q अपॉन में m डेल्टा T। ये भी होती है स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो मतलब कि स्पेसिफिक हीट कम, स्पेसिफिक हीट ज्यादा मतलब कि टेम्परेचर कम। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज जो होगा वो कम होगा अगर उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो लार्ज है, तो जिसकी वजह से दिस विल प्रिवेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर टू बी गेटिंग हॉट। बाकी जो पार्ट्स होते हैं उसके रिएक्टर के वो जल्दी गर्म नहीं होंगे या ज्यादा गर्म नहीं होंगे। तो अगर हम ऐसा कूलेंट यूज करते हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो। ठीक है, अब थर्ड आता है आपके पास, एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो जब भी कभी हम ड्राइव करते हैं तो उसके जो टायर्स का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज क्यों कर जाता है। ऑब्वियस ये बात है कि जो टायर होते हैं कार के, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन आती है, उनके बीच में फ्रिक्शन होती है, दैट मीन्स वो थोड़ा सा टायर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब वो गर्म कर देंगे तो अंदर की जितनी जो भी एयर होगी, टायर के अंदर की जो भी एयर होगी वो थोड़ी सी उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से टायर्स एंड रोड के बीच में जो टायर जो होते हैं वो थोड़े से हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है, जो भी टायर के अंदर एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट जो एयर प्रेशर होता है टायर के अंदर वो थोड़ा सा स्लाइटली सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था इसका सी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ द टाउन इन द डेजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। हार्बर टाउन कौन से होते हैं, जैसे कि इनको हम बोलते हैं बंदरगाह, मतलब जहाँ पर समुद्र वाले जो एरियाज होते हैं, जहाँ पर शिप्स रख के खड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं, जो भी टाउन्स उसके आसपास होते हैं, ओशन के, सी के आसपास होते हैं, उनका जो क्लाइमेट होता है वो टेम्परेट रहता है, मतलब कि उनके अंदर टेम्परेचर के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट वाले जो टाउन्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी भी ज़्यादा और सर्दी भी ज़्यादा। और अगर वो दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं फिर भी, यानी कि सेम हाइट पर हैं, ठीक है, ओशन लेवल से सेम हाइट पर हैं दोनों के दोनों टाउन, फिर भी जो ओशन के पास वाले टाउन्स हैं उनका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, डेजर्ट वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। ऑब्वियसली हमने देख रखा है कि जितने भी हम साउथ की अगर हम बात करते हैं तो आसपास सारा ओशन वाला है। ठीक है, आसपास जितने भी टाउन्स होते हैं तो उनका जो टेम्परेचर रहता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से लेकर 40 के बीच बीच में रहता है। सर्दी से सर्दी क्या हो जाएगी 20, गर्मी से गर्मी मैंने 40 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 35 तक रहता है। मतलब 15 डिग्री के अंदर अंदर ही उनका ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी भी आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी भी आ जाती है ना, ये चीज़ हमने देख रखी है। बट अगर सेम हम डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर सुबह गर्मी होती है और रात को बहुत ठंड हो जाती है, एक दिन में ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी हार्बर टाउन्स हैं, मतलब कि वहाँ पे ओशन है आसपास, ओशन है आसपास यानी कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर
वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, एंड वाटर का मतलब क्या है कि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उसको ठंडा होने के लिए भी टाइम चाहिए और उसको गर्म होने के लिए भी बहुत हीट चाहिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से वाटर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर हमारे चेंज नहीं आता। लमसम गर्मी भी वही है, लमसम सर्दी भी वही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर को हीट होने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और वाटर को ठंडा होने के लिए भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो जिसकी वजह से वो लमसम ही रहता है, ठीक है। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर देन दैट ऑफ डेजर्ट टाउन, यानी कि ह्यूमिडिटी जो होती है हार्बर टाउन्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेजर्ट टाउन्स, जिसकी वजह से जो हाई स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, ठीक है, और हाई स्पेसिफिक हीट वाटर की होने की वजह से जो वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर में ह्यूमिड एयर के अंदर, वो क्या होती है? कम। वेरिएशंस का मतलब ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा गर्म होने के लिए भी ज़्यादा हीट चाहिए, ठंडा होने के लिए भी टाइम ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट होता है हार्बर टाउन्स का वो ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी में नहीं होता, उनके अंदर बहुत ही कम वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A cylinder with a movable piston contains 3 mole of H2 at standard temperature and pressure. The walls of cylinder are made of heat insulator and the piston is insulated by having a pile of the sand on it. But by what factors does the pressure of the gas increase if the gas is compressed to half of its original volume? तो क्या है, यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी इंसुलेटेड वॉल्स हैं। इंसुलेटेड वॉल्स का मतलब क्या हो गया? नो एक्सचेंज ऑफ हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स कौन सा प्रोसेस हो गया? ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है। इंसुलेटेड वॉल्स हैं और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, इसको हमने क्या किया है? कंप्रेस किया है, और जितना पहले वॉल्यूम था, ठीक है, तो जितना पहले वॉल्यूम था अब उसका वॉल्यूम क्या हो गया है? हाफ हो गया। तो यानी कि इफ इनिशियल वॉल्यूम was V1, देन जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आया है V2, वो इनिशियल के क्या हो गया है? हाफ हो गया है। और हमें क्या निकालना है? अब हमें उसका क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है बहुत अच्छे से कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का कनेक्शन हमने पढ़ रखा है, दैट इज PV गामा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। और दो स्टेट्स के लिए हम क्या लिखते हैं? P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा, ये लिख देते हैं हम, ठीक है। नाउ वी नो दैट V2 जो है वो क्या है? V1/2, इनिशियल के हाफ हो चुका है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे बाय व्हाट फैक्टर बताना है कि कितने फैक्टर से हमारा प्रेशर हुआ, तो यानी कि हमें उसका क्या बताना पड़ेगा? रिलेशन बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, P2 यहाँ पर P1 नीचे ले आते हैं, ठीक है, V1 यहाँ पर V2 नीचे ले आते हैं, और ये हो जाएगा गामा। नाउ V2 की वैल्यू पुट कर दो V1/2, तो V1 और V2 की जगह क्या हो जाएगा? V1/2 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। गामा इक्वल्स टू P2/P1, V1 से V1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2 की पावर गामा, है ना, 2 की पावर गामा। अब नाउ व्हाट इज गामा? गामा क्या होता है? गामा होता है हमारे पास रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? डायएटॉमिक गैस है, ठीक है। फॉर डायएटॉमिक गैस जो गामा की वैल्यू जो हमें ऑलरेडी दी होती है वो होती है 1.4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2.64। तो यानी कि जो फाइनल प्रेशर होगा वो इनिशियल प्रेशर के कितना टाइम्स हो जाएगा? 2.64 टाइम्स, इतने फैक्टर्स जो है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंसुलेटेड है, एडियाबैटिक से हम कौन से प्रोसेस पे हम जा सकते हैं, कौन से हम फॉलो कर सकते हैं फॉर्मूला। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ गैस एडियाबैटिकली फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट A टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट B, an amount of work
equal to 22.3 joule is done on the system. If the gas is taken from state A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calories, how much is the net work done by the system in the latter case? तो इस चीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, ए स्टेट से हम बी स्टेट में लेकर आ रहे हैं एडियाबैटिकली, जिसकी वजह से हमने उसके ऊपर वर्क किया है। ठीक है, वर्क हमने किया है, इतना वर्क हमने किया है ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से हम ए स्टेट से हम उसको बी स्टेट में लेकर जा रहे हैं और उसके ऊपर क्या किया है, वर्क डन किया है। जब भी वर्क डन सिस्टम पे होता है तो वर्क डन हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए हमें वर्क डन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और कितना वर्क डन हुआ है, 22.3 जूल का वर्क डन हुआ है। ठीक है, ऑल्सो दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिकली, दैट मीन्स चेंज ऑफ हीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यानी कि जैसे हमने इसके ऊपर काम किया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी क्रिएट हो गई है। अब वो इंटरनल एनर्जी को हम निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा डेल्टा यू और वर्क डन हुआ है नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई, 22.3 जूल की इसके पास इंटरनल एनर्जी आ गई है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। अब उन्होंने क्या बोला, इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया अ प्रोसेस इन विच द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज दिस। अब जैसे ही इसके अंदर आ गई है, ठीक है, अब इस प्रोसेस में पहले तो 0 था, अब जैसे ही इसके अंदर हमने काम किया तो इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली है उसने, 9.35 कैलोरीज इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है, अब क्या है, हाउ मच इज द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लेटर केस। बाद वाले केस में अब कितना नेट वर्क डन सिस्टम करेगा। अब जैसे हमने तो प्रेस करके इसको यहाँ पे रख दिया, अब इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो गई है। अब अगर हम छोड़ देंगे तो ये वापस इतनी स्टेट में जाएगा, है ना, वापस जाते हुए उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो केस 2, ठीक है, केस 2 यानी कि नेट वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट। अब बाय द सिस्टम में तो पॉजिटिव आएगा, और कितनी हीट उसने इस बार कितनी हीट है उसके पास, 9.35 कैलोरीज है। अब 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.19 होता है। ठीक है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं जूल्स के अंदर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 39.2 जूल्स। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है कि इसके पास इतनी इंटरनल एनर्जी आ गई है। अब हम फिर से फर्स्ट लॉ लगा देंगे, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो दैट इज दिस इज 39.2, दिस इज 22.3 और ये हमें निकालना है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, वी विल गेट 16.9 जूल, और वो भी किसका आ रहा है, प्लस का वर्क डन आ रहा है, क्योंकि वर्क डन अब क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे उसके अंदर हीट आ गई, हमने अपना प्रेशर जो भी वर्क किया था वो हमने हटा दिया, तो फिर वो वापस जाएगा, वापस जाते हुए कितना काम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम अब इतना होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains a gas at standard temperature pressure, B completely evacuated. Evacuated मतलब कि हमने उसको खाली कर दिया। ठीक है, The entire system is thermally insulated. अब सारे सिस्टम को हमने थर्मली इंसुलेट कर दिया, यानी कि हीट इन आउट नहीं हो सकती है। द स्टॉपकॉक इज सडनली ओपन, और उनके बीच का जो सिस्टम था वो हमने ओपन कर दिया। अब हमने आंसर बताना है। तो देखो 2 सिलेंडर्स हैं, एक ए है और एक बी सिलेंडर है। ठीक है, इसको हम विजुलाइज करते हैं। कि ये एक ए सिलेंडर है और ये एक बी सिलेंडर है। ठीक है, इसके अंदर था स्टॉप कॉर्क लगी हुई थी। ठीक है, पहले तो स्टॉप कॉर्क लगी हुई थी, तो ये अपने अपने उसमें थे। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इसको हमने क्या था, इक्वल कैपेसिटी के, इक्वल वॉल्यूम के हैं। ठीक है, और ये था हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे।
और इसको हमने इवैक्यूएटेड मतलब कि बिल्कुल खाली कर रखा था, ना एयर है ना प्रेशर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे को हमने थर्मली आइसोलेट कर दिया, यानी कि इसका हीट का कनेक्शन बाहर से लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो गैस थी वो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे थी। अब हमने क्या किया है, अब हमने जैसे ही स्टॉप कॉर्क को हटा दिया, हमने इस हटा दिया, अब हमने आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी। अब हमें बताना है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा गैस का। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर जो होता है स्टैंडर्ड वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि इसके पास 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। जैसे ही हमने इसको हटा दिया तो जो जितने प्रेशर से यहाँ पे गैस थी उतनी प्रेशर से यहाँ पर भी फैल जाएगी, है ना। उन दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे लिखें, ये तो प्रैक्टिकली हमें पता चल गया कि हाँ भाई मान लो यहाँ से फंसी पड़ी थी, मान लो यहाँ पर 4 लोग फंसे पड़े थे। ठीक है, अब हमने रास्ता खोल दिया, 2 लोग इधर आ जाएंगे, 2 लोग इधर आ जाएंगे, अब आराम से बैठ जाएंगे वो, है ना। हमें पता है आधा हो गया प्रेशर, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने के लिए आपको ना थोड़ा सा लॉज लगाने पड़ेंगे। कैसे, देखो पहले वॉल्यूम इतना था गैस का, सिर्फ इतना वॉल्यूम था। अब जैसे हमने स्टॉप कॉर्क हटा दिया, वॉल्यूम क्या हो गया, ट्वाइस, डबल हो गया वॉल्यूम। नाउ वी नो दैट प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। बॉयल्स लॉ हमने पढ़ रखा है, ये है ना, बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। अगर ये डबल हो गया वॉल्यूम तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको हमने बस लॉज लगा के उसने हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके फर्स्ट आंसर को हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि जब हमने स्टॉप कॉर्क को हम हटा देंगे, ओपन कर देंगे, तो वॉल्यूम जो होगा वो डबल हो जाएगा। वॉल्यूम डबल होने से प्रेशर हाफ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। और प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेयर था, अब दोनों में हाफ हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट इसका आंसर। सेकंड क्या कहता है, व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, मैं इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ कि इंटरनल एनर्जी का क्या कनेक्शन होता है। ये होता है ना, फर्स्ट लॉ से हम बताते हैं, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, नाउ सिस्टम इज इंसुलेटेड, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स डेल्टा क्यू जो हो गया वो हो गया आपका 0। ठीक है, और ऑल्सो जब हम गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं, है ना, तो हम कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, हमने उसको कोई प्रेशर दिया तो नहीं है ना, कोई प्रेशर नहीं दिया, जैसे था वो वैसे का वैसा ही है ना। तो हमने उसको दिया कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट 0 प्रेशर, यानी कि हमने उसको कोई प्रेशर ना दिया है ना लिया है, तो हमने अगेंस्ट 0 प्रेशर उसको एक्सपैंड किया है। तो यानी कि जो वर्क डन हो गया, हमने तो कोई वर्क डन नहीं किया ना। ठीक है, P डेल्टा V हो गया, तो अगर ये 0 है तो डेल्टा W भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर मैं यहाँ 0 यहाँ 0, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, इंटरनल एनर्जी कोई चेंज नहीं हो रही है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, जितनी काइनेटिक एनर्जी से, जितनी पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ भाग रहे थे, उतनी काइनेटिक एनर्जी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ भाग रही हैं, तो दैट मीन्स उसके अंदर टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहेगा इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि एज देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एज देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। ठीक है, सो टेम्परेचर जो होगा ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम, वही सेम रहेगा। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज ही नहीं आ रहा, जैसे वो पहले भाग रहे थे वैसे ही बाद में भाग रहे हैं पार्टिकल्स, तो उसमें क्या टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट कहता है, डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर सेटलिंग द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट लाई ऑन इट्स PVT सरफेस। वो ये कह रहे हैं कि क्या इंटरमीडिएट स्टेट जो होगी सिस्टम की वो लाई करती है PVT सिस्टम पर, मतलब कि बिफोर सेटलिंग टू द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट,
क्या कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं कि जब हमने इसका स्टॉपर जो है वो ओपन कर दिया, तो जैसे जैसे धीरे धीरे गैस यहाँ पर जा रही है, तो क्या बीच में भी कभी कुछ ऐसा आएगा कि वो बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, पूरा सेटल होने से पहले कभी बीच में इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, तो जिसकी वजह से वो एक पीवीटी सरफेस पे आए। पीवीटी सरफेस क्या होता है आपका, प्रॉपर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। ठीक है, पीवीटी सरफेस का मतलब क्या, अगेन वही इक्विलिब्रियम स्टेट जो पहले थी पीवीटी वाली, जो यहाँ पर पीवीटी वही यहाँ पर पीवीटी, वही इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। तो आप खुद मेरे को बताओ, जब कभी भी आप एसी रूम में बैठे होते हो और दरवाजा खोल देते हो, तो कूलिंग जो होती है वो फटाफट से बाहर चली जाती है ना, एकदम से बाहर जाती है। तो क्या उसके बीच में आप कहीं कह सकते हो अरे अभी रुक गई, अब जा रही है, अब रुक गई, अब जा रही है कूलिंग, ऐसा नहीं कहते ना। तो जैसे आप स्टॉपर हटाओगे, ये प्रोसेस, जाने वाला प्रोसेस एकदम से रैपिड होता है। रैपिड मतलब कितनी फास्ट होता है कि इनके बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट आती ही नहीं है। ठीक है, इतनी फास्ट है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती। जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट होंगी वो सारी की सारी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होंगी, जिसकी वजह से वो गैस की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। ठीक है, और दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट जो आती है पीवीटी की, वो तभी आती है जब पूरी की पूरी रिटर्न हो जाती है, पूरी की पूरी सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट, तो हम लिखेंगे नहीं, बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती है। फ्री एक्सपेंशन जो होता है गैस का, वो बहुत फास्ट रैपिड होता है, कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो अचीव नहीं होती है इंटरमीडिएट स्टेट्स में, और थोड़े टाइम के बाद जो गैस होती है वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है, जो पीवीटी सरफेस पे होता है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम का होता है वो वहीं से वापस फिर उसमें आ जाती है, बट कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब करते हैं क्वेश्चन 7। An electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. If system performs work at a rate of 75 joule per second, at what rate is the internal energy increasing? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है उन्होंने क्या बोल रखा है कि वो हीट सप्लाई हीट करता है कितने रेट पर, 100 वाट पे। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो जो चीज़ हो रही है, उसको मतलब होता है रेट से। ठीक है, तो हीट डिवाइडेड बाय टाइम आपको दे रखा है 100 वाट। ऑब्वियसली पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो वाट होती है, एंड यू नो दैट पावर इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम, राइट। उसके बाद आता है इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड। अब वर्क का भी हमने डिवाइड करके बोल रखा है कि सिस्टम जो है इतना परफॉर्म करता है वर्क, हमें बताने उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, यानी कि कितनी चेंज हुई है, और वो भी रेट पे बतानी है। तो इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट, इनका कनेक्शन हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। क्या होता है, हीट इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब यहाँ सभी के सभी रेट से रिलेटेड है, रेट ऑफ हीट है, रेट ऑफ वर्क डन है, और यहाँ पर पूछा भी हमें क्या है, रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यानी कि इन सबको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो इस इक्वेशन में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, टाइम से टाइम कैंसिल होगा, कोई इक्वेशन में फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, डेल्टा क्यू बाई टी दिया हुआ है, हीट एट द रेट 100 वाट दे रखा है, इंटरनल एनर्जी का रेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, वर्क डन का रेट आपको दे रखा है 75 जूल पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, 100 माइनस 75 इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई टी, दिस इज 25। ठीक है, और 25 एनर्जी बाय टाइम इज अगेन वॉट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड इज अगेन वॉट, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बाई टी। तो दिस इज द रेट व्हाट इज द रेट इन द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया उसका रेट, इतने में इंटरनल एनर्जी जो है इतने रेट पर इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय द लीनियर प्रोसेस शॉन।
तो ये आपको एक प्रोसेस आपको बता रखा है कि यहाँ पर तो है प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है, और आपको यहाँ पर बोल रखा है कि इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस टू ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम E to F, ठीक है, बाय एन आइसोबारिक process calculate the total work done by the gas from D to E and to F। तो हमें क्या बताना है, टोटल वर्क डन बताना है। तो टोटल वर्क डन के लिए हम जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं, तो हमने जब यहाँ पर बात करी थी, एक साइकिल की बात करी थी, तो उसके अंदर भी जब हम पी वी ग्राफ बनाते थे तो उसमें हम क्या लेते थे, वर्क डन क्या होता है, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है, सॉरी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है। तो यानी कि इसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका वर्क डन बोलेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको रीड करती हूँ तो रीड में क्या आ रहा है कि सबसे पहले अगर मैं इसको देखती हूँ कि कोई भी एक प्रोसेस था जिसके पास प्रेशर 600 का था, ठीक है, और वॉल्यूम जो था वो कब तक वो प्रेशर आपका 600 का था, जब तक वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब था। उसके बाद जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर जो हो गया डिक्रीज हो गया, 600 से कितना हो गया, 300 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने देखा कि एक प्रेशर 300 ही रहा, ठीक है, 300 ही रहा, और क्यों, क्योंकि एक आइसोबारिक प्रोसेस था, यानी कि वहाँ पे हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना था, और हमारा अगर पूरे के पूरे वॉल्यूम में 2 से लेकर 5 तक भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस था। तो आइसोबारिक में वॉल्यूम चाहे कम होता, यहाँ से रीड करो चाहे यहाँ से रीड करो, प्रेशर हमारा कांस्टेंट था। हमें बताना है कि कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, कितना वर्क डन हुआ है। तो अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है ना, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। तो प्रेशर कहाँ से डिक्रीज हुआ है, यहाँ से डिक्रीज हुआ है, और वॉल्यूम यहाँ से हुआ है। तो यानी कि दिस इज द शेडेड एरिया जिसके अंडर हमें क्या बताना है, वर्क डन हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, वर्क डन हुआ। तो दिस इज द एरिया। तो यहां से हम निकालेंगे वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू शेडेड एरिया, ठीक है, शेडेड एरिया हो गया, यानी कि एरिया अंडर द कर्व। तो कौन सा एरिया है, ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DEF है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। सो दिस इज हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 5 है, तो ये कितना हो गया, 3 यूनिट्स हो गया, 5 - 2 3 यूनिट्स आ गया, इंटू हाइट, हाइट क्या है, यहाँ 600 है, यहाँ पर 300 है, तो ये हाइट कितनी होगी, 300 की हाइट हो गई, ठीक है। सो दिस इज 300, कैंसिल कर दिया, 150, तो ये कितना आ गया आपके पास, 450 जूल, इतना क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन। जब भी हम कभी ऐसे किसी भी एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हम देखें कहाँ पर चेंज आ रहा है, उसके अंडर का जो एरिया होगा दैट विल बी द वर्क डन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कवर नेक्स्ट चैप्टर।